हेलो स्टूडेंट्स। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे जेईई मेंस की डेट पास आती जा रही है। तो ऐसे में आपको ज़रूरत है और ज़्यादा हार्ड वर्क की, और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय स्ट्रेटेजी, क्योंकि स्ट्रेटेजी एक ऐसी चीज़ है जो सबके पास नहीं होती। हार्ड वर्क सब करते हैं इस टाइम पे, लेकिन जो सही स्ट्रेटेजी पे जोड़ देता है वो उस मेन से बढ़िया तरह फोड़ देता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 40 दिनों के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी की जो जिसके बाद आप मेंस में केमिस्ट्री को तो फोड़ आओगे। आई गारंटेड ये यूट्यूब पर वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है। सो अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आप इसे आखिर तक देखें। ये वीडियो आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। आप इस समय कितने परसेंटाइल वाले हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप 60% वाले हो, 70% के हो, या 90 या 95% के हो। बिलीव मी, इस वीडियो के बाद आपकी परसेंटाइल सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। और अगर आप इस स्ट्रेटेजी को बिना स्किप करे अच्छे से समझते हैं तो, और इस वीडियो को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो आप 99% तक आराम से पहुंच जाओगे। क्योंकि ये स्ट्रेटेजी 100% फिजिबल है, क्योंकि मैंने बहुत सारी यूट्यूब पर ऐसी वीडियो देखी हैं जो कि बिना सिर पैर की स्ट्रेटेजी हैं, जो कि मतलब देखने में तो अच्छी लगती है लेकिन पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी 100% फिजिबल है। देखो, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, लेकिन करनी सही डायरेक्शन में। वो डायरेक्शन हम इस वीडियो के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम स्मार्ट वर्क पर जोड़ देंगे रेदर देन हार्ड वर्क। तो इस वीडियो में स्मार्ट वर्क रेदर देन हार्ड वर्क पर ज़्यादा जोर होगा, क्योंकि इस समय ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हार्ड वर्क नहीं, हमारा इस समय स्मार्ट वर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हार्ड वर्क तो आप लोग कर ही रहे हो, मुझे पता है, लेकिन स्मार्ट वर्क और करोगे इसके साथ आप, तो आप बहुत ही बढ़िया काम करोगे। और दूसरी बात, हमारे लिए इस वीडियो में हम वेटेज वाइज सिलेक्शन की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो में ऐसी बात देखी है, लेकिन जब से एनटीए पेपर कंडक्ट करा रहा है तो ये बात का कोई सेंस नहीं है। हमारे लिए सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो हम आप और आपको ये भी घबराने की जरूरत नहीं है अभी तक आपने कौन से चैप्टर किए हैं और कौन से नहीं। मैंने इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाई है। आपने, मैं मानकर चलूंगा कि आप एक एवरेज स्टूडेंट है और आपने लगभग आधे चैप्टर तो किए होंगे। तो ये 100% फिजिबल स्ट्रेटेजी है। तो मैं आपके लिए खाली 3 आवर का टाइम मांग रहा हूँ, क्योंकि आपको फिजिक्स भी करनी है और मैथ भी करनी है। लेकिन इस केमिस्ट्री में आपको 3 घंटे देने पड़ेंगे। इस समय आपके लिए 3 घंटे कोई बिल्कुल ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप चाहें तो 4 घंटे तक भी दे सकते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंडेंट है। लेकिन मैंने ये स्ट्रेटेजी आराम से 3 आवर्स के लिए बनाई है। आप अगर 3 आवर्स दे सकते हैं तो आप इस स्ट्रेटेजी को जरूर दें। तो 3 आवर्स में आपको 1 आवर फिजिकल के लिए देना पड़ेगा, 1 आवर इनऑर्गेनिक के लिए और 1 आवर ऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि आपके पास 3 आवर है। और आपके पास ये, आप केमिस्ट्री को एक सब्जेक्ट बिल्कुल ना समझें। अब ये केमिस्ट्री आपके पास 3 सब्जेक्ट्स है, आप इस समय इन्हें 3 सब्जेक्ट लेकर चलें, और फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और उसी हिसाब से टाइम को डिवाइड करें 1-1 आवर का। और अगर आप 4 आवर करते हैं, 4 आवर्स यानी कि लेते हैं आप, तो बहुत ही बढ़िया है, आप उसके हिसाब से टाइम को और मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ 3 आवर्स लिए हैं आपके, 3 आवर्स तो आप निकाल ही सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आपको ये टेबल बनानी होगी। ये टेबल बनानी होगी क्योंकि ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इस समय इम्पोर्टेंट है। अब टेबल क्या है वो हम देखते हैं। एक मिनट, मैं टूल बार को हटा देता हूँ। तो आपके पास ये 30 चैप्टर्स हैं। 30 चैप्टर्स हैं आपके पास पूरी केमिस्ट्री में, 11th-12th को लगाकर। और इस 30 चैप्टर्स में आपके 11 फिजिकल के हैं, 11 इनऑर्गेनिक के हैं और 9 ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं लगभग। ये आपको टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको 30 चैप्टर्स देखने हैं। 30 में मैंने बताया ये 3 सब्जेक्ट है अलग अलग, जिसमें एक सब्जेक्ट फिजिकल का है। फिजिकल के इस सब्जेक्ट में आपके 11 चैप्टर हैं। दूसरा सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक का है, जिसमें आपके 11 चैप्टर हैं। और तीसरा सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक का, 11 चैप्टर। अगर आप इस 11 चैप्टरों को फर्दर डिवाइड करेंगे कि आपके पास 11th के कितने चैप्टर हैं, तो आप देखेंगे कि 6th जो है, 6 चैप्टर ये आपके 11th के हैं, 11th क्लास के हैं। और 5 चैप्टर लगभग आपके 12th क्लास के हैं। यानी आप अगर देखते हैं तो फिजिकल जो हमारा अलग सब्जेक्ट है उसमें 6th आप 11th के हैं और 5 12th के हैं। क्योंकि हम ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इसके बेस पे ही आगे की स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे। तो आपको ये क्लासिफिकेशन करना है। और इसके बाद जो आपको क्लासिफिकेशन करना है वो ये कि आपने इन 6 चैप्टरों में कितने डी हैं और कितने एन डी। डी का मतलब है आपके कितने डन चैप्टर हैं,
डी का मतलब है आपके कितने डन चैप्टर हैं, डी इक्वल टू आपके डन चैप्टर, और एन डी इक्वल टू नॉट डन। यानी कि आप देखेंगे इसमें कि आपके कितने सारे चैप्टर डन हो चुके हैं इस जो 6 चैप्टर हैं 11th क्लास के, तो 6 चैप्टर में से आपके कितने डन हैं और कितने नॉट डन हैं। नॉट डन का मतलब आपने कितने चैप्टर अभी तक नहीं करे हैं और कितने करे हैं, यह आप लिखेंगे अपने हिसाब से। और ये 6 चैप्टर तक आप तो यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, भले ही आपकी मर्जी है। अब ये टेबल बनाएंगे, उसके बाद ये डन और नॉट डन वाले चैप्टर आप अपने हिसाब से लिखेंगे। तो मैं एवरेज बच्चे के हिसाब से लिखूंगा, और उसी हिसाब से आपको क्या करना है, उसी हिसाब से आपको हर चैप्टर का लिख लेना है। जैसे अभी आपने 11th का देख लिया, तो उसी हिसाब से अभी आप 12th का भी देख लेंगे। 12th का देखेंगे कि 5 चैप्टर है, उसमें से कितने डन है कितने नॉट डन। ऐसे ही आप इनऑर्गेनिक में देखेंगे। 11th 12th आपने 2 डिवाइड करे, 11th में भी इनऑर्गेनिक के लगभग 6 चैप्टर हैं और 12th में लगभग 5 चैप्टर। तो आप देखेंगे इसमें आपने कितने डन करे हैं और कितने नॉट डन, और आपने इसमें कितने हैं। तो मैं मानता हूं कि आप इस समय, क्योंकि मेंस की डेट भी बढ़ चुकी है, अप्रैल की जगह अब ये जुलाई में हो रहा है, तो लगभग 3 महीने आपको यहाँ मिल चुके हैं। तो आपको कम से कम इन 11 चैप्टर, मेरे हिसाब से 6 चैप्टर तो आने ही चाहिए। अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 6 चैप्टर तो बिल्कुल जरूरी है ही है। 11 चैप्टर मतलब अगर आप 11 फिजिकल की कर रहे हैं तो आपको कम से कम इसमें से 6 चैप्टर तो आने ही चाहिए, क्योंकि आप डेट भी बढ़ चुकी है तो आपने इतनी तो मेहनत करी होगी। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको 6 चैप्टर आते हैं, तो हम मान लेते हैं कि 3 चैप्टर आपके डन है और यहाँ पे आपके ये 3 चैप्टर नॉट डन के हैं। ये थोड़ा सा हो गया है, ये 3 नॉट डन के नीचे आएगा। तो ये आपके 3 चैप्टर डन है और 3 चैप्टर नॉट डन है। मतलब लगभग इन 6 चैप्टरों में से आपने 3 करे हैं और 3 नहीं करे। और उसी प्रकार से 5 चैप्टरों में भी आपने लगभग 3 करे हैं और 3 नहीं करे हैं, वो 2 नहीं करे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके 11 चैप्टरों में से आपने 6 चैप्टर करे हैं और 5 चैप्टर लगभग नहीं करे। यानी कि एक तरह से आपने 11 चैप्टर पूरी करी है और 12 नहीं करी है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ये जरूरी है कि हमने 11th में कितने करें और 12th में कितने करें, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम यही देखेंगे। तो आगे देखते हैं कि हमने मान लिया कि आपके 6 चैप्टर्स डन है। मैं इस सबको इरेज कर देता हूँ। और हमने मान लिया है कि आपके 6 चैप्टर्स डन है। ये 6 चैप्टर डन है। तो आपको क्या करना है, अब आप अपने नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और आप आगे की स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आपको डन वाले चैप्टर लिखने हैं, कौन कौन से हैं। 6 चैप्टर आपके कौन कौन से डन है, कितने 11th में डन है और कितने 12th में डन है, उन चैप्टरों के नाम देखेंगे। उसके बाद मैं आपको टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगा, लेकिन इस समय फिलहाल अभी हम देखते हैं कि हमें करना क्या क्या है। तो जैसे आपने जो 6 चैप्टर आपने कर रखे हैं, उन चैप्टरों को आप खाली नोट्स में से पढ़ें। आपको इस समय अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप एनसीईआरटी में से रिवाइज नहीं करेंगे और किसी भी बुक में से रिवाइज नहीं करेंगे। आपको जो आपके पास नोट्स हैं उसमें से रिवाइज करेंगे। दूसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप उस नोट्स में से रिवाइज करते हुए आप मेन पॉइंट्स और उसके फॉर्मूला लिख लीजिए। मेन पॉइंट्स कैसे, जैसे हम मोर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब जैसे गैस का जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो गैस उतनी इजीली लिक्विफिकेबल गैस है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास जितने भी आपके फिजिकल में चैप्टर हैं डन वाले, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको एक नोटबुक में राइट करेंगे, और साथ ही साथ बहुत ही जरूरी है आप उनके फॉर्मूले का जरूर लिखेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके क्वेश्चन इम्प्लीमेंट करने हैं। क्वेश्चन इम्प्लीमेंट करने मतलब आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है, खाली नोट्स में से पढ़ना है। और उसके बाद आप अपने मेन पॉइंट्स और फॉर्मूले आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, और उसके बाद क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे इस समय, क्योंकि फिजिकल में आपको और जरूरी है क्वेश्चंस पे इम्प्लीमेंट करना। तो आपके पास कोई भी बुक है, आप एनसीईआरटी में से कीजिए, उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, एनएफएसटी में से भी कीजिए, जिससे आपको जितना चाहते हैं, मतलब जी चाहता है उसमें से कीजिए। लेकिन इस समय क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन ये बात आप ध्यान रखेंगे, आप फॉर्मूला जरूर नोट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले हम क्या होता है कि मेंस में अक्सर जो है फिजिकल में जो एनटीए बना रहा है उसके बेस पे भी हमने देखा है कि अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेंस में फॉर्मूले के बेस पे। लेकिन बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं होता, फॉर्मूला भूल जाता है वो।
तो फॉर्मूले तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए और इसके बेस पे आपके क्वेश्चन भी इम्प्लीमेंट होने चाहिए। और हम इस डन चैप्टरों में से 11th पे ज़्यादा फोकस करेंगे 12th के बजाय, क्योंकि भाई ये साल आपका 12th का ही रहा है। तो आपने जो चैप्टर यहाँ डन करे हैं उसके क्वेश्चन ज़्यादा करे होंगे आपने 12th में इस समय, लेकिन 11th आपका पिछले एक साल से अनटच है, या फिर टच भी है तो वो थोड़ा थोड़ा टच है, आपका ज़्यादा टच नहीं है। तो आप क्या करना है, आपको 11th के क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। इसका मतलब ये नहीं है आपको 12th के नहीं करने, 12th के भी करने हैं, लेकिन 11th पे ज़्यादा फोकस करना है। आप जो फॉर्मूला इसका मतलब ये है कि आप पहले जो फॉर्मूले लिखेंगे वो 11th क्लास के लिखेंगे और 11th के ही क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आप 12th पे जाएंगे। अब ये बात तो हो गई डन की, ये तो चलो हर कोई कर लेता है, लेकिन हम बात करते हैं नॉट डन की, क्योंकि हमारे लिए एक एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो हम ये नहीं सोच सकते कि ये चैप्टर हमने नहीं करा है तो क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपके लिए इसकी इम्पोर्टेंट बात कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप पढ़ने जाओगे चैप्टर को तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं। तो आपको चैप्टर और दिमाग भी खराब करोगे, तो आपको चैप्टर तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है इस समय, चैप्टर पढ़ने के बारे में नहीं सोचना है। दूसरी बात, लेकिन आपको करना क्या है, हम चैप्टर तो छोड़ ही नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, आप उसके फॉर्मूले लिख लेंगे नोटबुक पर। क्या करेंगे, आप उनके फॉर्मूले लिख लेंगे और हर एक फॉर्मूले के साथ आप एक एप्लीकेबल न्यूमेरिकल लिख लेंगे। लेकिन आपने जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिकल का, मतलब पढ़ना नहीं है, आपको फॉर्मूले लिखना है। आप एनसीईआरटी में से देख सकते हैं, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, फॉर्मूला लिखिए। उस फॉर्मूले के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करने वाला एक न्यूमेरिकल लिखिए। उसके बाद आपको फिर फॉर्मूला, फिर न्यूमेरिकल लिखना है इम्प्लीमेंट होने वाला। इससे क्या होगा कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम उन चैप्टरों को भी कवर कर लेंगे जो अभी तक हमने नहीं किया है। और यहाँ पर आप 12th को ज़्यादा फोकस करेंगे 11th से, क्योंकि यह बात आपको नोट करने की है, क्योंकि 12th के फिजिकल के चैप्टर ज़्यादा इजी हैं 11th से। तो अगर आप पहले 12th के चैप्टर पर फोकस ज़्यादा करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। क्योंकि अगर बाई चांस अगर हमारे 11th के रह जाते हैं, या फिर कुछ और तरीके, या फिर कोई और घटना की वजह से, या कोई किसी भी और रीजन की वजह से हम नहीं कर पाते हैं या कम कर पाते हैं, तो हमारे 12th का 100% हमको फायदा देने वाला है। तो आपने जो चैप्टर नहीं करा, आप सिंपली उनके फॉर्मूले लिख के उनके एक एप्लीकेबल न्यूमेरिकल जरूर लिखेंगे, और ये हमारा 90 से 95% तक कवर कर देगा। 100% ये आपका फिजिकल का पेपर 90 से 95% तक कवर कर देगा। क्योंकि अभी जो एनटीए के पिछले साल के एनालिसिस आए हैं और इस साल के भी जनवरी के एनालिसिस आए, फिजिकल में से 90 to 95% डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। और बच्चों को लेकिन जो चैप्टर छोड़ देते थे, या फिर अब हमारे लिए कोई चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे पिछली बार क्या था कि उससे पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ले जाते थे बच्चे और उसी के बेस पे करते हैं, लेकिन हमने देखा कि ये आपके लक पर डिपेंड करता है टोटली, कि क्या पता आपको ये चैप्टर ना आए जो आप अच्छे से तैयार करके गए हो, और दूसरा चैप्टर आ जाए जो आप अच्छे से तैयार ना करके गए हो। तो इसलिए हमें सारे चैप्टर इसी प्रकार तैयार करने हैं ताकि हम क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर कर पाएँ। तो आप 90% अगर फिजिकल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, इट इज़ मोर देन इनफ। आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ, और आपके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, और ये हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ऐसे ही करना है। अब आप बात करते हैं हम टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट आप क्या करेंगे, आप 40 मिनट्स आप उसको देंगे जो आपने डन कर रखा है, क्योंकि आपने ये पहले कर रखा है और इसको इम्प्लीमेंट भी करना है क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे। मेरे हिसाब से फॉर्मूले लिखने में आप 4 दिन या 5 दिन में आप फॉर्मूले लिख लेंगे। उसके बाद जी हाँ, पहले आपको फॉर्मूले लिखने हैं 11th और 12th के इकट्ठे, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो आप 5 दिन या 4 दिन, अगर हम 6 दिन भी मान के चलें तो आप फॉर्मूले लिख सकते हैं। फॉर्मूले 6 दिन में लिख लेंगे, उसके बाद आप लगातार 40 मिनट तक उन क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप 4 घंटे दे रहे हैं तो आप 20 मिनट्स यहाँ से भी एक्स्ट्रा लेंगे, और 20 मिनट्स आप उन चैप्टर को देंगे जो आपने नहीं करे हैं। आपको उनमें सिंपली कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लिखना है, और फॉर्मूले के बाद आपको उन पर एक एप्लीकेबल न्यूमेरिकल लिखना है, और सिर्फ वो ही याद करना है। दैट्स इट, हमारा फिजिकल का काम हो गया, हमें और कुछ नहीं करना। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, और इनऑर्गेनिक में भी आपको सबसे पहले यही देखना है कि आपके कितने चैप्टर्स डन हैं और कितने नॉट डन। तो हम मान लेते हैं आपको यहाँ पे 3 चैप्टर्स डन हैं 11th क्लास के, और 3 चैप्टर डन हैं
12th क्लास के, यानी कि आपके लगभग इसमें भी हम मान लेते हैं कि 6 चैप्टर आपके डन है और 5 चैप्टर आपके नॉट डन है। देखिए जो मैंने आपको लास्ट स्ट्रेटेजी बताई है वो आपके एक एवरेज बच्चे के लिए, अगर आप मैं मानता हूँ 11 में से अगर आपके 9 चैप्टर डन है तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है, और आपके जो 2 नॉट डन वाले चैप्टर हैं आप उनको उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ स्ट्रेटेजी जानते हैं आपकी इनऑर्गेनिक की। तो हमने मान लिया आपके 6 चैप्टर्स डन है, और 6 चैप्टर डन है तो आपको क्या करना है यहाँ पर मेन बात, आपको नोट्स तो पढ़ने नहीं पढ़ने, लेकिन आपको एनसीईआरटी मस्ट रीड करनी है। इस समय एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, डायरेक्टली एनसीईआरटी से आपको बिल्कुल भी कोई घुमा भी नहीं रहे, डायरेक्ट स्टेटमेंट उठाई जा रही है एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक की। तो आपको वो चैप्टर जरूर करना है एनसीईआरटी में से ओनली, और उसके बाद आपको अपने हाईलाइटेड पॉइंट्स जरूर लिखने हैं, क्योंकि जो आपने पॉइंट हाईलाइटेड किए होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो मेन बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऑर्डर इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ऑर्डर जरूर लिखना है। ऑर्डर बोले तो जैसे आपने पी ब्लॉक पढ़े रहे हैं या कोई भी आप इनऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़े रहे हैं, तो आप उसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको जरूर लिखने हैं। तो आप अपने हाईलाइटेड पॉइंट जरूर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको जो नोट डाउन करना है वो ऑर्डर जरूर नोट डाउन करने हैं। आप एक कॉपी लीजिए और उस कॉपी में आप सारे ऑर्डर्स लिख लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हर एक चैप्टर में से आपको लगभग सारे ऑर्डर लिख लेने हैं। और दूसरी बात और लास्ट बात, चौथी बात और लास्ट बात, आपको कॉज जरूर लिखना है। कॉज मतलब कारण जरूर लिखना है। जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, क्यों होता है, तो ये जो क्यों आता है ना कहीं जहां भी, वो आपको जरूर लिखना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस वो क्यों के ऊपर से ही पूछे गए हैं कि भाई आपका ये स्किनिंग इफेक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये जितने भी आपके और भी जितने भी क्वेश्चंस हैं क्यों के ऊपर, वो आपको जरूर लिख लेने हैं। तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस मेड ना करके, बाकी मेड कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से क्वेश्चंस लिखें और उनके बाद अपने आप ही सॉल्यूशन लिखें। नहीं तो आप कॉज जरूर लिखें। आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे कॉज और ऑर्डर मिल जाएंगे, आप वो जरूर नोट डाउन करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ना सोचें इसमें डायरेक्ट ही आएगा, आप टेंशन ना लें। लेकिन डन के बाद आपके बाद आपको यहाँ पर 12th पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट करना है, जैसे कि हम बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर इनऑर्गेनिक जो होती है, जो बच्चों को फील होती है, वो यही होती है कि 12th की इनऑर्गेनिक ज़्यादा और ज़्यादा हार्ड है 11th की इनऑर्गेनिक से। तो जैसे डी ब्लॉक है ज़्यादा हार्ड माना जाता है पी ब्लॉक से, तो आपको यहाँ डी एंड एफ, तो आपको जो है यहाँ पर 12th पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप यहाँ पर 12th पर ज़्यादा लिखेंगे। आप यहाँ पर अपनी वीकनेस पर ज़्यादा काम करेंगे 11 से। अब हम बात करते हैं नॉट डन वाले की। वहाँ पर क्या करना है, आपको बिल्कुल एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे। मैं अगेन ये कह रहा हूँ, आपको जो चैप्टर नहीं पढ़ा है आपको उसे टच नहीं करना है। लेकिन कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको पढ़ना बिल्कुल नहीं है। आप टाइम वेस्ट होगा, उससे कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिखने हैं, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। क्योंकि आपको अगर दोबारा पढ़ोगे उसे और फिर कॉज और ये ढूंढने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लिखने हैं और उन क्वेश्चनों को लर्न करने हैं, क्योंकि उन क्वेश्चनों में ही काफी कुछ कवर है, कॉज और ये आपके ऑर्डर्स, और उन क्वेश्चनों के बेस पे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप जो नॉट डन वाले चैप्टर, आप अगर 5 क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप आराम से 3 क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों के बेस पे कर सकते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन के बेस पे। और आपको यहाँ पर 11th पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि यहाँ पर 11th ज़्यादा इजी है इनऑर्गेनिक की 12th के बेस पर, क्योंकि वहाँ पी ब्लॉक भी है और अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, आसान क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप 11th पर ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन अगेन हमारे लिए सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो हम सारे चैप्टर्स पर फोकस करेंगे। तो ये भी हमारा 90 to 95% पेपर का कवर कर देता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम टाइम मैनेज कैसे करें। तो आप यहाँ पर भी सेम कर सकते हैं। आप 40 मिनट आप डन वाले चैप्टर्स को और 20 मिनट नॉन डन वाले चैप्टर्स को दे सकते हैं। अब बात आती है ऑर्गेनिक की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बच्चे छोड़ आते हैं, ज़्यादातर छूट जाते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तो एडवांस में तो फिर भी अब लेवल आता है, तो वो तो अलग है।
लेकिन जे मेंस में बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन और ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं ऑर्गेनिक के जो देखे गए हैं। तो ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डन और नॉट डन वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं चलना है। यहाँ पर आपको 11th क्लास और 12th क्लास इस कॉन्सेप्ट पे चलना है, क्योंकि आपके 11th में वहाँ 2 ही चैप्टर हैं, एक जीओसी और एक आपका हाइड्रोकार्बन। तो आपको इन पर फोकस जरूर करना है, जीओसी है और दूसरा आपको हाइड्रोकार्बन है, तो यही मेन चैप्टर है। तो अब आपको जीओसी में क्या करना है, आपको सिर्फ नोट्स और एनसीईआरटी पढ़नी है और दूसरी बात आपको एप्लीकेशन देखनी है। अब एप्लीकेशन के लिए आप बिल्कुल एमएस चौहान नहीं उठाएंगे। आप अगर सोच रहे हैं आप एमएस चौहान इस समय नहीं उठाएंगे, और अगर आप एडवांस की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस समय नहीं उठाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे इस समय उठाकर सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो आप सिंपली एनसीईआरटी में से ही आपके अगर कोई कोचिंग का मॉड्यूल है उसमें से कीजिए, और अगर आप जो एडवांस के क्वेश्चन भी उठाते हैं तो आप 1 टाइप वाले जरूर कीजिए, ओनली 1 टाइप वाले ही कीजिए, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं मान के चलता हूँ जीओसी तो आती ही है, क्योंकि जीओसी बहुत ही बेसिक चैप्टर है ऑर्गेनिक का, और ये तो आना ही चाहिए क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक इसी के बेस पे टिकी हुई है। तो अगर ये आती है तो आप इन चारों चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। आप हाइड्रोकार्बन अगर आपको आता है तो आप इसी चारों चीज़ों पर जाइए, यानी कि आप वहाँ से नोट्स और एनसीईआरटी पढ़िए, एप्लीकेशंस करिए उसका, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करिए और प्रीवियस ईयर करिए। लेकिन बात करते हैं अगर आपको हाइड्रोकार्बन नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन्स की रिएक्शन याद करनी है। कन्वर्जन्स बोले तो आपको अल्केन से अल्कीन, अल्कीन से अल्काइन, अल्कीन से अल्केन, अल्काइन से अल्केन, और ये सारी और आपकी साइक्लिक रिएक्शंस, और आपको एरोमेटिक रिएक्शन मतलब जो आपके अल्काइन है उससे बेंजीन कैसे बनता है, ये आपको रिएक्शन जरूर याद करनी है। ये रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया है तो आप बिल्कुल इन सब चीज़ों पर नहीं जाइए, सिर्फ और सिर्फ आप कन्वर्जन रिएक्शन याद कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं। तो अगर आपका लक अच्छा होता है तो आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर आपने नहीं किया है तो भी कन्वर्जन पे ही क्वेश्चन मिलेगा हाइड्रोकार्बन पे, तो खाली और खाली। तो अब बात करते हैं 12th क्लास की। 12th क्लास में आपको क्या करना है, अगर आपने किया है तो मैं बता रहा हूँ आपको, ऑर्गेनिक का यही रूल है, आपको नोट्स और एनसीईआरटी पढ़नी है, और उसके बाद एप्लीकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। एप्लीकेशन के लिए आपको सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस में भी आपको मेन एनसीईआरटी क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करने हैं, और अगर आप कोई मॉड्यूल करते हैं तो भी आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस ही कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप 12th में अगर आपने नहीं करा है नॉट डन, मतलब अगर आपका बड़ा पार्ट इसका नॉट डन है, यहाँ पर आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अगर आपने कुछ चैप्टर्स करे हैं 12th क्लास में और कुछ नहीं करे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, आपको नेम रिएक्शन जरूर लिखनी है। हाँ, अगर आपने करा है नहीं, मतलब अगर आपने ये चैप्टर करा भी है तो आपको ये जरूर करना है। आपको पिछले तो जो मैंने बताया था वो तो करना ही करना है, लेकिन आपको साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक कॉपी पर आपको नेम रिएक्शन लिख देनी है। नेम रिएक्शन मतलब जितनी भी नेम रिएक्शन है आपको ऑर्गेनिक में, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो और रोजनमंड रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन आपको नेम रिएक्शन, सारी नेम रिएक्शन लिखनी है, और साथ ही साथ आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जरूर लिखनी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और आपके 80% जो क्वेश्चन आए हैं वो इन्हीं 3 टॉपिक्स में से आपके आए हैं ऑर्गेनिक में। मैंने एनालाइज किया खुद ही, नेम रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इन्हीं 3 टॉपिक्स में से आपके मेन क्वेश्चंस आए हैं, और 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। और अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी किया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऑर्गेनिक नहीं किया इस समय, मोस्टली क्वेश्चन नहीं किया, आपको क्या करना है, आपको वो टच नहीं करना है, वो पार्ट बिल्कुल टच नहीं करना है जो आपने नहीं किया, पढ़ना बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप क्या करेंगे, उनके नेम रिएक्शंस जरूर लिख लेंगे और उसे याद कर लेंगे, साथ ही साथ जितनी भी रिएक्शन है पूरी ऑर्गेनिक में ये लिख लेंगे और याद करेंगे, और सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखकर याद करेंगे। तो अगर आपने किया है तो इन नेम रिएक्शन और इन सबके इम्प्लीमेंटेशन भी आप देख लेंगे। इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं वो आप देख लेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो नेम रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आप देख लेंगे। यहाँ पर आप टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपने चैप्टर्स किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन ये स्ट्रेटेजी मैंने तैयार की और मैं गारंटी लेता हूँ इस स्ट्रेटेजी को अगर आप ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे, पूरी तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको 99 परसेंटाइल आने से कोई नहीं रोक सकता।
क्योंकि हम यहाँ पर स्मार्ट स्टडी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, साथ ही हम फोकस कर रहे हैं उन चैप्टरों पर भी जो आपने नहीं किए हैं, उनको कैसे हम उनसे कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन कर सकें, क्योंकि वो चैप्टर अभी हम छोड़ नहीं सकते और उन्हें पढ़ भी नहीं सकते, लेकिन हमारे पास एक तरीका है जिससे हम मैक्सिमम गेन कर सकते हैं, तो वही तरीका मैंने आज आपको बताया है। तो थैंक यू गाइज, यही आज की स्ट्रेटेजी थी, और अगर आप इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए, मैं मेरी सलाह है, आप इसे जरूर मानिए। और आपको अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात का फ़ायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको आगे भी ऐसी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो और आने वाली वीडियो मिलने वाली हैं, जैसे कि आपका आगे पेपर होगा, उसके बाद जो भी एनटीए की सारी प्रोसेस होगी, एडमिशन रिलेटेड और आपके फॉर्म भरने रिलेटेड, वो सारी प्रोसेस की सारी वीडियो इस चैनल पर आपको ज़रूर मिलेंगी। सो थैंक यू गाइस, आप इसको ज़रूर आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।